नमस्ते, मैं हूं पूरब। नॉलेज अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक ब्रीफ परिचय प्राप्त कर लिया था। अब हम आर्थिक जीवन, इसके प्रमुख स्थलों को पढ़ेंगे। फिर कल हम सैंधव समाज और सैंधव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली चीज है कि आर्थिक जीवन कैसा था, तो हम देखेंगे कि जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे होगा, मुद्रा कहीं पे भी नहीं होगी, लेकिन बांट और माप हमको मिलेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से मानव कृषि आधारित आर्थिक जीवन की शुरुआत करेगा। व्यापार के रूप में हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग का विकास होगा। हमें यहाँ बहुत सारी नई फसलें मिलेंगी, जैसे गेहूं, जौ, चावल, धान, कपास, ज्वार, बाजरा वगैरह। हम जो इसके समकालीन सभ्यताएं हैं जिनसे सैंधववासी व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या ओमान जो आज का है तब का मागन, या अफगानिस्तान से हम देखेंगे जो लाजवर्द मड़ियों का व्यापार होता था, या जो ईरान इराक से टिन, सीसा और चांदी जो सिंधु कालीन है वो उनको डिस्कस करेंगे। तो एक अभिलेख भी है अखाट के सम्राट सारगांव का, जिसमें वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करता मिलेगा। तो आइए साथियों चलते हैं। पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का में आर्थिक क्रियान्वयन किस प्रकार था। तो साथियों, सैंधव वासियों का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि आधारित था। गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न फसलें थीं। कपास, ज्वार, बाजरा, धान, सरसों, चना इत्यादि की खेती से भी ये लोग परिचित थे। कालीबंगा में नगर सीमा के बाहर सैंधव सभ्यता से पूर्व का एक जुता हुआ खेत मिला है। तो जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? कालीबंगा में। यहाँ कम दूरी के खांचों में चना और अधिक दूरी के खांचों में सरसों बोई जाती थी। एक स्थान है बनावली, यहाँ से पकी मिट्टी के बने एक हल की प्राप्ति हुई है। और दालों की खेती का कोई प्रमाण नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज की खेती से परिचित नहीं थे, तो आपको आंसर लगाना है दाल और रागी। कारीगरी में मुख्य व्यवसाय सूती वस्त्र उद्योग था। सैंधव क्षेत्र में कपास की खेती बहुतायत में होती थी। कपास की जो गांठें हैं वो मेसोपोटामियाई क्षेत्रों से भी मिली हैं। मेसोपोटामिया में एक नगर है उर, UAR, उर। यहां से सैंधव क्षेत्र में बनी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। एक स्थान है क्रीट, वहां एक कब्र मिली है जहां से सैंधव सभ्यता में बना हुआ एक तांबे का श्रृंगारदान मिला है। सैंधववासी जो थे वो आंतरिक व्यापार में कालीबंगा के समीप खेतड़ी से तांबा, दायमाबाद से कर्नाटक से लाया गया सोना, हड़प्पा से ऊन, चांदी, काली लकड़ी जिसे हम आबनूस की लकड़ी भी बोलते हैं, और ये जो व्यापार था ये सब पूरा वस्तु विनिमय पद्धति पर संचालित था। मुद्रा कहीं पर भी नहीं थी। अब पूरे सैंधव क्षेत्र में कहीं से भी मुद्रा संबंधी साक्ष्य है नहीं, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली चलती कैसे थी? तो हम देखेंगे कि बांट और माप से संबंधित प्रमाण मिलेंगे। छोटे जो बांट हैं वो बाइनरी सिस्टम, जिन्हें हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं, और जो बड़े बांट हैं वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। अब विदेशी व्यापार में जो था वो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये विशेष भूमिका निभाते थे। लोथल से एक तांबा जो मिला है वो अफ्रीकी तांबे से समानता रखता है। लोथल से एक बंदरगाह की प्राप्ति भी हुई है जो पूरे सैंधव सभ्यता में पकी ईंटों की विशालतम संरचना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पकी ईंटों की विशालतम संरचना क्या है, तो आंसर क्या है? लोथल का बंदरगाह। अब चलते हैं समुद्र क्षेत्र, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं। इनमें जो बंदरगाह नगर थे उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता में, तो पहला था सुतकेंडोर, दूसरा था सोटकाकोह, तीसरा था बालाकोट, और सैंधववासी जो थे वो अफगानिस्तान के क्षेत्र से लाजवर्द मणि, जिसे लाफिस या लाजुली भी कहते हैं, वो आयात करते थे। ईरान इराक से टिन, शीशा और चांदी आयात करते थे। अच्छा, एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय कब होगा? जब हम आगे वैदिक पीरियड में चलेंगे। तो
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि हाल के दिनों में लोथल एक गुजरात में जगह है, वहां से एक उपकरण मिला है जिसमें 66% लोहा होने का दावा किया जाता है, लेकिन यह विवादास्पद है। अब एक है सुमेर, एलम, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि के जो क्षेत्र हैं वहां से विदेशी व्यापार का संचालन होता था। मेसोपोटामिया का उर नगर इस व्यापार में मुख्य भूमिका निभाता था। अखाट के सम्राट सारगांव का अभिलेख है, इसमें उसने दावा किया है कि जो उसका उर नगर है वो दिलमुन, मागन, बहरैन, मेलुहा के व्यापारियों से व्यापार करता है। दिलमुन को उगते सूरज का देश, हाथियों वाला देश, स्वर्ग के समान देश कहा गया है, जबकि मेलुहा यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हाथियों वाला देश जहां से तांबा, सोना और काली लकड़ी आते हैं बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात मेलुहा के एक द्विभाषीय की चर्चा भी है। सैंधववासी बाहर से वस्तुएं लाकर उन्हें तैयार करके निर्यात कर देते थे। चनहूदड़ों और बालाकोट से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जिनसे ऐसे ही प्रमाण भी मिले हैं। अब चलते हैं जो उस समय के प्रमुख हड़प्पाई नगर थे, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला नगर जो है, जैसे हम डिस्कस किन किन नगरों को करेंगे, जो प्रमुख नगर हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है या लोथल है। तो पहला जो हमारा है वो है हड़प्पा। अब हड़प्पा में दुर्ग क्षेत्र में एक ऊंचे से टीले जिसको एफ कहा जाता है और अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, कोष्ठागार, ये सब मिले हैं। मिले कहाँ हैं? कोष्ठागार मिला है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी मिलता है जिसमें 56 कब्रें हैं, 56। इन कब्रिस्तानों को एच कहते हैं। हड़प्पा में कब्रिस्तान एच में एक ऐसी कब्र मिली है जो किसी विदेशी की मानी जाती है। इसे समाधि R37 के नाम से लिखते हैं, R-37। अब इसमें शव को काष्ठ पेटिका में रखकर दफनाया गया है। हड़प्पा से एक नग्न तांबे की मानव मूर्ति भी मिली है और एक मोहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। एक मृदुभांड पर अंकित चित्र में हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। एक अन्य मृदुभांड पर मछुआरा जो है वो बहंगी डाले हुए जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। यहाँ के दुर्ग क्षेत्र से अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन 20 या 21 स्तंभों पर जो आधारित है उसके साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार के उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हैं जिसमें पकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की पकी ईंटों की विशालतम संरचना है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की पकी ईंटों की सबसे विशालतम संरचना क्या है, तो आंसर होगा अन्नागार। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त चांदी के एक बर्तन में अस्तुरे से लिपटा हुआ सूती कपड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव का चिन्ह मिला है। मोहनजोदड़ो से ही पुरोहित या योगी की मूर्ति भी मिली है। अब एक विद्वान है जेम के नायर, इन्होंने इसी मूर्ति को पुरोहित राजा कहा है। मोहनजोदड़ो से विख्यात पशुपति शिव वाली मोहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति के आसपास चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा दर्शाया गया है, जिसे हिंदू धर्म में आदि शिव माना जाता है। अब मोहनजोदड़ो से जल निकासी की बेहतर व्यवस्था मिली है। यहाँ से एक पाइप की नाली, जो आज के नगर हैं जिनमें हम देखते हैं नाली में पाइप पड़ी है, तो ये पहले से डेवलप्ड था हमारे पास। तो मोहनजोदड़ो से जो है वो जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और पाइप वाली नाली मिली है। अब यहाँ के जो मकान हैं उनके घरों में आंगन और कुएं मिले हैं जिन्हें शायद सीवर टैंक या पानी भंडारण हेतु इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अब यहीं से एक विख्यात 14 सेंटीमीटर की कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है जिसके चेहरे के आकार पर विद्वानों ने इसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, जो एक मानव की प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रकृति का माना है। अब हम चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण नगर पे। ये कौन सा है? ये है कालीबंगा। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी माना जाता था। इसकी खोज का श्रेय अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल को है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विपरीत यहाँ से पकी ईंटों से संबंधित साक्ष्य मकानों के संदर्भ में नहीं मिले हैं।
यहाँ धूप में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होता था, किंतु नालियों में पकी ईंटों के प्रमाण मिले हैं। नालियों की जुड़ाई में, ये पूछा जाता है, नालियों की जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था साथियों? जिप्सम का। और एक सींग युक्त देवता की आकृति भी कालीबंगा से मिली है। लकड़ी की बनी नाली, अलंकृत ईंटें, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, लिंग योनि का प्रमाण वस्तुएं, ये जो साक्ष्य हैं कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। अगला नगर धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसे देसलपुर, इस समय जो है वो देसलपुर के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इसका विस्तार मनहर और मानसल नालों के बीच था। यहीं से सिंधु सभ्यता में नालियों का प्रबंध सबसे उत्तम मिलता है। स्टेडियम जैसी आकृति भी धौलावीरा से मिली है। सिंधु में भी जूनीकुरन से भी स्टेडियम जैसी संरचना मिली है। एक जो सिंधु सभ्यता है वहां पे एक जगह है जूनीकुरन, वहां से भी स्टेडियम जैसी संरचना। तो स्टेडियम जैसी संरचनाएं कहां कहां से मिली हैं? जूनीकुरन और धौलावीरा से। अब धौलावीरा से कुछ ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिनके मुद्रा छाप होने का संदेह है, लेकिन ये विवादास्पद है, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। अगली जगह है लोथल। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ की खोज किसने की थी? एसआर राव ने। लोथल सबसे बाद में बसाया गया सिंधु स्थल है जो अफ्रीकी व्यापार से संबंधित था। यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर जलपोत का चिन्ह है। यहाँ से 3 ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें युगल शवादान है। कालीबंगा से भी ऐसी एक कब्र मिली है। तो लोथल से भी अग्नि वेदिका प्रकार के कुंड मिले हैं। यहां से एक ऐसा मृदुभांड मिला है जिसमें पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी की कथा का अंकन है। एक अन्य मृदुभांड है तो उस पे जो हम बचपन में पढ़ते थे प्यासे कौए की कथा, उसका अंकन है। लोथल की एक कब्र में मानव के साथ बकरे को दफनाया गया है, जबकि मिस्र की मम्मी प्रकार का सवादान भी लोथल से मिला है। अब एसआर राव लोथल से 2 गाय की मूर्तियां और पकी मिट्टी की बनी घोड़े की मृण मूर्तियां मिलने का दावा करते हैं, लेकिन ये संदिग्ध है। लोथल के मकानों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। तो साथियों, आज हमने डिस्कस किया प्रमुख नगर और आर्थिक जीवन। अब कल हम चलेंगे सैंधव धर्म पे और सैंधव समाज पे। एक ब्रीफली समझ लीजिए कि सैंधव समाज था वो मुख्यतः 6 वर्गों में बटा था। व्यापारी, मध्यम वर्ग, कृषक, दास, स्त्रियां और पुरोहित। बाकी हम कल पढ़ेंगे। आपको छोड़े जा रहा हूं 15 टॉप एमसीक्यूज के साथ। मैं हूं पूरब, देखते रहिए नॉलेज अफेयर। जय हिंद। तो साथियों, पहला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आंसर है शक संवत। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? आंसर है पिंगली वेंकैया। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? उत्तर है कोलकाता में। किस वर्ष उड़ीसा में बिहार को पृथक करने की शुरुआत हुई? 1 अप्रैल 1936। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? सबको पता है, लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? आंसर है 12 मार्च 1930। नमस्ते।